स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो IRFC पर काफ़ी नया डाटा अपडेट होता नज़र आ रहा है, जो कि AUM की बात कर लें, एसेट अंडर मैनेज की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नई आती नज़र आ रही हैं। जहाँ पर लीज जो प्रोजेक्ट एसेट की बात करें तो 19.12% की बात कही जा रही है। NTPC और BOBR कंपनी से भी 30.61% के यहाँ पर लीज जो है रिसीव हो रहा है। इसके अलावा 48.55% जो है लीज जो है या एडवांस अगेन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एसेट जो है वो लीज। तो एक मिनिमल जो है एक क्रेडिट रिस्क पॉइंट बना हुआ है जो कि 98.25% बना हुआ है। अगर NPA की भी बात अगर आप करेंगे GNPA तो यहाँ पर नील देखने के लिए मिल रहा है। टैक्स लाइबिलिटी भी यहाँ पर नील बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ और मेन पॉइंट्स को समझे। 30 सितंबर तक जो मार्केट बोरिंग आर्म IRFC का है, AUM की बात करें तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में है, 4,61,973 करोड़। लो रिस्क यहाँ पर जो है बना हुआ है। पोस्ट प्लस स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट हुए हैं MOR। और फिर आपको पता है कंसिस्टेंट जो है रोलिंग स्टॉक एंड प्रोजेक्ट एसेट पर लास्ट 5 ईयर से बड़ा लेवल पर काम किया जा रहा है। रेटिंग्स की बात भी बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए ICRA क्राइसिल केयर की तरफ से मिली हुई है। और तो और अगर आप रेटिंग यहाँ पर भी 30 सितंबर तक की देखेंगे, A1+ और लॉन्ग टर्म रेटिंग भी स्टेबल है और इंटरनेशनल रेटिंग्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही। एक पॉइंट मैं IRFC को आपको मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। बात तो ये है कि IRFC फिलहाल ऑलरेडी MOU जो है साइन जो है हो चुके हैं कंपनियों के साथ। राइट्स, IFCL, RAMCL, MMRDA के साथ बड़े कोलैब हुए। यहाँ पर कंपनी टारगेट भी कर रही है काफी सारी चीजों को। और यहाँ पर एक नए क्रिटिकल जो रेलवे इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि PPP प्रोजेक्ट या फिर स्टेशन डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर कनेक्टिविटी पोर्ट्स को बढ़ाती नजर आ। और तो और समझे तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर रोलिंग स्टॉक लीज की बात देखने के लिए मिलती है। दूसरा फंड करती रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। और फिर डेडिकेट फ्लाइट लाइंस का भी यहाँ पर कंपनी को बड़ा बेनिफिट है, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर हाई स्पीड ट्रेन का। और अब कंपनी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले सिस्टम में भी एंटर होती नजर आ रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की बात कही जा रही है। और फिर यहाँ पर फ्यूल कॉल, वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम, होटल्स, कैटरिंग और भी चीज़ों पर कंपनी अपना फोकस बनाती नजर आ रही है। तो धीरे धीरे IRFC का देखिए, IRFC का मेन फंडा अगर समझे तो IRFC एक ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट की कि भारतीय रेलवे में जब भी कोई प्रोजेक्ट पास रहते हैं और वो प्रोजेक्ट को करने के लिए फंड चाहिए तो IRFC उसमें सबसे पहला या फिर एक जिम्मेवार नागरिक हम जैसे कह देते हैं। तो IRFC को मेन उस चीज़ के लिए चुना जाता है। IRFC को फंड प्रोवाइड करवाना होता है और वो भी आपको पता है। फंड की बात ही कर लें चलिए तो आगे देख सकते हैं आप, फिलहाल Q2 में ही 45,000 से अधिक करोड़ के एग्रीमेंट होते नजर आए हैं। जहां पर अगर सेक्टर वाइज समझे तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी, रेलवे रोलिंग स्टॉक में भी, पावर जनरेशन में भी और अदर में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं कुछ कंपनियों की बात करूं तो ये सारी अमाउंट इन करोड़ में है। NTPC के साथ 250 करोड़ यहाँ पर एग्रीमेंट हुए हैं। NTPC के साथ 5,000। इस तरह से टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 50,632 करोड़ तक की यहाँ पर। अगर आप साथ में परसेंटेज भी देखेंगे तो क्या ही परसेंटेज है यहाँ पर पॉइंट्स की, जो इंटरेस्ट की। और वहीं पर अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर NTPC का ही अकेला 125 करोड़, जो कि NTPC REL का 3100 करोड़, तो टोटल 794 करोड़ के करीब पहुंचता नजर आ। ये जो है कंपनी का एक बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ पर सिक्योर अमाउंट जो है आती कंपनी को नजर आ रही है और सिक्योर इंटरेस्ट जो है प्रॉपर बनता कंटिन्यूसली नजर आ रहा है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट द्वारा बड़ा बजट रेलवे के निकलेगा तो IRFC को बेनिफिट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी ने करना है, यानी कि लाइक RVNL ने करना है, RVNL के पास एक फंड नहीं है, तो वो ज़्यादातर जो है IRFC से कॉन्टैक्ट होगा। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे IRFC, आपको पता है अब नवरत्ना पर भी जल्दी ही आती नज़र आ सकती है। इस तरह से अगर नवरत्ना तक का स्टेटस इन फ्यूचर IRFC को मिलता है तो उस चीज़ का भी बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि धीरे धीरे कंपनी अपना जो है फंडिंग अदर
चीज़ों पर भी करती नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। रेलवे ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 3 माल ढुलाई परियोजनाएं शुरू की। इससे केंद्र के ट्रैक्टर, ओवर सीमेंट, खादान जैसे प्रमुख वस्तुओं को संभालने की उम्मीद है और 1 वर्ष के भीतर माल ढुलाई में भी लगभग 20% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्थन भी मिले। तो रेगुलर यहाँ पर रेलवे पर नई और बड़ी अपडेट्स आती ही रहती है। 4.0 लॉन्च करेगा वंदे भारत। भारतीय रेलवे समर्पित यात्री गलियारे विकसित करेगा। तो रेल मंत्री ने भविष्य में इसी तरह के कई कॉरिडोर बनाए जाने के संकेत दिए। 1.4 अरब लोग हैं और परिवहन की मांग बहुत ज्यादा है। हमारे पास इसी तरह की अर्थव्यवस्थाओं के सफल उदाहरण हैं और यह योजना समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर की सफलता के बाद आई। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए रेल बजट में भी लगातार वृद्धि की गई है। पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर से ज्यादा पटरियां बिछाई गई हैं और 46,000 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम भी पूरा किया। वैष्णव जी ने अब तक पूरे भारत में 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत और 4 नमो भारत सेवाएं चल रही हैं। 2024-25 में रिकॉर्ड 7,000 से ज्यादा कोच, लगभग 42,000 वैगन और 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया जाए। और इसी के साथ देश के पहले 9,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी उद्घाटन किया गया, जबकि 12,000 HP लोकोमोटिव पहले से ही परिचालन। ये है पूरा का पूरा रेलवे का एक जो मंत्री जी ने पॉइंट क्लियर किया है कि कितना काम यहाँ पर होता नजर आया है और कितना काम इन फ्यूचर भी चलता आगे नजर आएगा, जो कि 1.4 अरब लोगों के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है। और तो और समझे तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिले। साल ईयर और ईयर देखे तो 10.2% की वृद्धि देखने के लिए मिली, जो कि 1777 करोड़ से यहाँ पर 1612 करोड़ से 1777 करोड़ होती नजर आई। रेवेन्यू में भी दूसरी तिमाही में बात करें तो 7.6% घटकर देखने के लिए मिली, जहां पर 68.99 करोड़ थी, वहां पर 6,371 करोड़ देखने के लिए। लेकिन वहीं पर मेन पॉइंट को समझे तो टेक्निकल वाइज समझे तो यहाँ पर रुझान जो है वो नकारात्मक दिखाया जा रहा है। पोर्ट बताया जा रहा है 115 से 121 के बीच, रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है 127 से 31 के बीच। विश्लेषकों का कहना है, सुझाव है कि अगर स्टॉक 131 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच जाता तब तक नई खरीदारी से बचें, अदरवाइज नीचे की तरफ यहाँ पर 121 और 117 तक के लेवल भी बताए गए। एंजल वन के वरिष्ठ विश्लेषक हैं ओशो कृष्ण जी, इनके द्वारा भी कहना है 120 के पास करीब 115-16 के पास पोर्ट बन रहा है और ऊपर की ओर 200 DSA में की बात करें तो 131 रुपए की तरफ रेजिस्टेंस बनता नजर आ रहा है। और रामचंद्रन जी का भी ऑलमोस्ट इसी लेवल्स के बीच का ही कहना है और कुणाल कांबले का भी लगभग इन्हीं लेवल्स के करीब कहना है। आनंद राठी का भी करीब इन्हीं लेवल्स के करीब कहना है। ऑल ओवर समझा जाए तो सभी ने लगभग यही लेवल पर बात। अभी इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो खैर बाजार ही तय करेगा, लेकिन समझे तो यहाँ पर IRFC की नई लक्ष्य जो 2.0 रणनीति है, दोहरे अंकों में प्रॉफिटेबिलिटी और वृद्धि, सफलता, तेजी से बढ़ना हासिल करना है। तो मनोज कुमार दुबे जी ने पिछले रिजल्ट से पहले या पिछले रिजल्ट वाले दिन Q1 के जो रिजल्ट रहे थे तब भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी। 2.0 की नई रणनीति साफ की कि वित्त पोषण से आगे बढ़ने में मदद कर रही है। रेलवे तंत्र से जुड़ी परियोजनाएं पर केंद्रित है। बंदरगाह कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, IRFC को कम जोखिम वाले और सरकार स्पोर्टी व्यवसाय मॉडल को बनाए रखते हुए विदा आने की अनुमति मिलती है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर सपोर्ट है और इस रणनीति के तहत 2025-26 की पहली छमाही में भी 45,000 करोड़ मंजूर किए हैं, जो कि हमें पहले भी अपडेट दी है और आगे भी मैंने डिस्कस की हुई है। और ये अपने वार्षिक मार्गदर्शन को पार करने की राह और 30,000 करोड़ के लक्ष्य को भी पूरा या पार कर जाने की संभावना है। दुबे ने पैदावार और मार्जिन सुधार पर भी कंपनी के फोकस पर प्रकाश डाला है। मार्जिन यानी कि जो यहाँ पर शुद्ध ब्याज मार्जिन है वो बड़ा है, जिसको NIM बोला जाता है और नई परियोजनाएं भी बेहतर रिटर्न दे रही हैं। तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन पॉइंट को समझें तो यहाँ पर एक प्रमुख रेलवे का ग्राहक बना हुआ है भारतीय रेलवे और IRFC की वृद्धि अन्य रेल लिक्विड परियोजनाओं से भी तेजी से हो रही है और रेलवे फंडिंग पर भी निर्भरता कम हो रही है। और पूरा विश्वास है दुबे जी को कि पूर्व भुगतान के शून्य जोखिम के साथ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। और तो रोड मैप और प्रॉफिटेबिलिटी की रूपरेखा भी तैयार करते हुए यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल अपने रिजल्ट घोषित किए और 1.05 प्रति शेयर का एक डिविडेंड, ₹1.05 का डिविडेंड भी यहाँ पर घोषित किया है, अंतिम डिविडेंड। और यहाँ पर शेयर धारकों को जो डेट है, रिकॉर्ड डेट 24 अक्टूबर की डेट है,
डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो म्यूचुअल फंड का डाटा IRFC में अपडेट होता हमें नजर आ रहा है, जहां पर हम देख पा रहे हैं सितंबर मंथ का डाटा अपडेट हुआ है, अक्टूबर मंथ चल रहा है और वहीं पर 69 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया और 15 म्यूचुअल फंड ने बेचा। यानी कि एक चीज सामने है कि खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वालों के अकाउंट। और वहीं पर 8 लाख से ज्यादा स्टॉक्स का चेंज हुआ है, जबकि पहले काफी महीनों में जो हमने म्यूचुअल फंड में देखा है वो कोई करीब 2 लाख 4 लाख की बाइंग सेलिंग आती नजर आई। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जून से म्यूचुअल फंड का स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ता नजर आया है, जहां पर 29 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स बाय किए गए। फिर यहाँ पर 24 लाख शेयर जुलाई मंथ में बेचे भी गए और अगस्त मंथ में 11-12 लाख स्टॉक्स की फिर बाइंग। सवाल यह है कि जो ये 8 लाख स्टॉक्स अब खरीदे गए हैं, अब बेचे गए हैं, देखना है कि बड़ी है क्वांटिटी या कम की गई। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट बायर्स और सेलर की बात करें, जो कि लास्ट मंथ सितंबर में रही। इन्वेस्को इंडिया ने खरीदे हैं 31 लाख से ज्यादा स्टॉक। कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने बेचे हैं 5363 शेयर, यानी कि हाईएस्ट सेलर बहुत कम बेच करके गए हैं और हाईएस्ट बायर ने काफी अच्छा बाइंग करी। टोटल देखें तो कुछ टॉप बायर्स की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया ने काफी अच्छी क्वांटिटी खरीदी, टाटा आर्बिट्रेज फंड ने काफी अच्छी क्वांटिटी खरीदी 10 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स, यूटीआई, कोटक और आईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी द्वारा भी 9 लाख 6 लाख और 2 लाख 66,000 स्टॉक्स खरीदे गए। और इसके अलावा भी काफी सारे बाइंग म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में करी गई, यानी कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट स्टॉक पर फिर से बना है। सेलर की बात कर ले तो सेलर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हायर सेलर ने ही बहुत कम क्वांटिटी को यहाँ पर बेचा है और उसके बाद तो कमी होने हैं, यानी कि यहाँ पर लगभग नाम मात्र ही बेचे गए हैं और खरीदारी बहुत बड़ी आई। यानी कि सितंबर मंथ में भी अगस्त मंथ में भी लगातार 2 महीनों में म्यूचुअल फंड द्वारा बाइंग ही करी गई। IRF रेलवे के रिलेटेड भी काफी सारी अपडेट्स हैं, जैसे कि वंदे भारत की रेल क्रांति को गति देने वाली 4 छिपे हुए रत्न, काफी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर बात की गई। लेकिन मेन पॉइंट को समझे तो भारत सरकार ने 2025 के बजट में 200 वंदे भारत ट्रेन खरीदने के लिए 576.9 अरब आवंटित की और यह आवंटन रेल आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के मजबूत प्रयासों को दर्शाता है। सरकार आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य भी रखती। तो ये जो एक अपडेट है, ये जो पॉइंट है 400 वंदे भारत वाला जो कि लक्ष्य है यहाँ पर, तो इस लक्ष्य को देखते हुए और रेगुलर जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक पॉइंट तो है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है और इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो नो डाउट रेलवे तो ग्रो कर ही सकता है अगर बजट बढ़िया निकलते रहते हैं। तो वंदे भारत की मांग भी सहायक सेवाओं के भी मांग पैदा कर रही है। और तो और समझे तो भारत का आधुनिकीकरण अभियान भी 2030 तक सभी रेलवे फाटकों को खत्म करने का लक्ष्य है। यहाँ पर भारत अपने रेल नेटवर्क में सुरक्षा दक्षता में भी सुधार लाने के उद्देश्य में एक आधुनिकीकरण पहल के तहत सभी रेलवे फाटकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। भारत का जो परिवहन क्षेत्र तेजी से बदलाव की ओर गुजर रहा है और अन्य उन प्रोगिंग और प्रौद्योगिक जो आधुनिक यात्री सुविधाएं हैं और वंदे भारत हाई स्पीड रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू भी की जाएंगी, जो कि भविष्य में लंबी दूरी और एक्सप्रेस ट्रेनें अधिक स्टेशनों पर रुकना शुरू करेंगी। इसी के अलावा देखिए 35 रेलवे स्टेशनों को चुना भी गया है। मंत्री ने कहा है अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत और 2500 करोड़ का निवेश भी आवंटित किया गया। रेलवे के लिए रेगुलर बजट जो है निकलते ही नजर आ रहे हैं और तो और यहाँ पर 2 नई वंदे भारत स्लीपर की बात भी कही जा रही है, जो कि एक साथ शुरू करने की बात यहाँ पर रखी गई है। ऑल ओवर देखा जाए तो कंटिन्यूसली फिलहाल अपडेट्स अच्छी हैं। तो अगर मार्केट के सेंटीमेंट इन फ्यूचर अच्छे रहते हैं तो नो डाउट रेलवे के स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली एक बार फिर से होती नजर आ सकती है। बहुत बड़ी रैली नहीं तो कम से कम कुछ तो रिकवरी जो है नीचे से ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, जो कि ऊपर भी काफी तमाम लेवल हैं जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का प्रेशर बना करके देखने के लिए मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर उठने का भी स्टॉक में एक दम तो है, क्योंकि काफी समय से स्टॉक इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो आगे आपको पता है नजदीक है जो सिस्टम जो सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की जो अमाउंट्स बड़ी बड़ी निकलती नजर आ रही है। बाकी मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता। एफसी पर मेन चीज समझे तो 15 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें 30 सितंबर 2025 को समाहत तिमाही के और छमाही के कंपनी के जो वित्तीय परिणाम है वो यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे। तो 2025-26 के लिए जो अंतिम डिविडेंड की घोषणा पर भी चर्चा करेगा। अंतिम डिविडेंड के लिए शेयर धारकों की जो पात्रता रिकॉर्ड डेट है वो फ्राइडे यानी कि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जो कि बोर्ड के मंजूरी के अधीन है। इसके अलावा भी कंपनी के जो निदेशक हैं और प्रबंधन कर्मी और नामिक व्यक्ति जो है ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से बंद कर दी गई है और बोर्ड बैठक की बैठक 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट द्वारा भी काफी बड़ा सिनेरियो बनाया जा रहा है, जहां पर एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला यहां पर जो है
बताया जा रहा है। 4 नए रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती नजर आई है, जहां पर 24,634 करोड़ रुपए की कुल लागत से यहां पर जो है परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। और तो और इसके साथ समझे तो अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि चीजें जो है वो बदलती नजर आ रही हैं। इंजनों के निर्माण को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। हर साल 1600 इंजनों का उत्पाद भी कर रहे हैं, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। हर साल हम 7000 कोच का उत्पाद कर रहे हैं, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। और केंद्र की ओर से मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग 3633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और 2 जिलों तक कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट द्वारा हाल में अनाउंस किया गया इस महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है रेलवे का बड़ा, तो उस प्रोजेक्ट से बहुत सारी कंपनियों को फायदा रहता है जो कि रेलवे से रिलेटेड रहे। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो सितंबर मंथ का डाटा, यानी कि अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो सितंबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने क्या, म्यूचुअल फंड द्वारा जरूर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया गया है। वहीं पर डिविडेंड की बात करें तो फिलहाल 21 मार्च 2025 को 0.80 पैसे का डिविडेंड दिया गया था इसी साल, और इसी साल 24 अक्टूबर को भी डिविडेंड की बात यहां पर कही गई है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। IRFC की बात करें तो स्विस रेलवे स्टॉक IRFC यानी कि 36,518 करोड़ रुपए के बैक टू बैक सौदे पर हस्ताक्षर खरीदे। तो काफी बड़ी अपडेट्स IRFC पर आती हमें नजर आ रही है। रेलवे के सबसे बड़े शेयर भारतीय रेलवे निगम लिमिटेड 30 सितंबर को भी चर्चा का विषय रहेंगे, क्योंकि इस NBFC ने कई परियोजनाएं कंपनियों को वित्त पोषित करने के लगभग 36,518 करोड़ रुपए के लगातार सौदे किए हैं। यह सौदे 26 से 29 सितंबर के बीच हुए हैं। IRFC वर्तमान में 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ चौथी सबसे बड़ी NBFC कंपनी है। नवीनतम सौदे की बात करें तो जिसकी घोषणा 29 सितंबर को देखने के मिली, फाइलिंग के अनुसार नियमित IRFC ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पंचकुला स्थित में कॉर्पोरेट मुख्यालय में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यानी कि यमुनानगर में आगामी 800 मेगावाट जो कि तीसरी इकाई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए 5929 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषित के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक बड़ा समझौता 5,929 करोड़ रुपए का होता नजर आया। और तो और पर IRFC ने महाराष्ट्र 29 सितंबर को भी राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड महाजैनको के साथ अवधि ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो कि 10,560 करोड़ रुपए का वित्त पोषित करेगा। तो पहले वाले प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बड़ी अमाउंट बताई जा रही है। वहीं पर आगे के लिए पॉइंट को समझें, इस समझौते पर अगर 27 सितंबर की बात करें तो वहां पर भी हस्ताक्षर हुए, जहां पर महारत्ना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है रातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड, उसमें कंपनी ने 388 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करने की बात कही। यहाँ पर भी एक हस्ताक्षर होते नजर आए, कोयला ब्लॉक के विकास के लिए दिया जाए। और अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो 12,640 करोड़ जो कि 26 सितंबर को सप्ताह के दौरान IRFC ने छत्तीसगढ़ सरकार की जो पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पाद कंपनी लिमिटेड को HTPS कोबा पश्चिम में अपनी आगामी 2.660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए 12,640 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। तो IRFC में काफी अच्छा स्टेटमेंट, काफी अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बैक टू बैक बड़े सौदे, बड़ी स्टेटमेंट 3-4 दिनों के अंदर ही होती नजर आई। वहीं पर भारत सरकार के पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत आलशेर फर्टिलाइजर लिमिटेड TFL को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की। ऋण अन्य ऋणदाताओं के मिलकर स्वीकृत ऋण पैकेज के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए दिया जाएगा, जिसका कुल ऋण घटक 12,250 करोड़ रुपए। अब देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब ये अमाउंट यहाँ पर क्लियर की जाएगी, या फिर किस किस्तों में, या फिर इंस्टॉलमेंट में, या फिर फुल पेमेंट प्रोसेस दिया जाएगा, अभी तो हस्ताक्षर हमें देखने के लिए मिले हैं, दिया जाएगा, दिया गया है, इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा फर्क है। अब ये पॉइंट ये है कि जब तक ये अमाउंट इन तक पहुंचती है, उसके बाद से पर मंथ जो है कंपनी को एक अच्छा मतलब ब्याज इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अब ये कहना मुश्किल है कि अगले क्वार्टर में इसका क्या इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक ये अमाउंट क्लियरली
यहाँ पर पेमेंट पूरी तरह दी नहीं जा रही। तो ये पूरी तरह पेमेंट दी जाने के बाद अगर पूरी तरह पेमेंट अभी ही दी गई है तो नो डाउट आगे आपको अगले रिजल्ट्स में ही काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और बैक टू बैक नो डाउट Q3 की बात करें तो इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर को छोड़ के उसके अगले क्वार्टर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तब सीधा 3 महीनों का काउंट होगा। और फिर समझे 26 सितंबर से 29 सितंबर तक IRFC ने 36,517 करोड़ रुपए के ऋण सौदों को मंजूरी दी या फिर उन पर हस्ताक्षर किए। अगर IRFC को थोड़ा सा डीप समझे तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के साथ भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC NDSI और वित्त कंपनी भी NBFC IFC के रूप में भी पंजीकृत है। यानी कि 30 से अधिक वर्षों के अपने अस्तित्व में IRFC ने भारतीय रेलवे और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से का वित्त पोषण करके उनके विस्तार में उनके ग्रो होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बात कर लें एनालिसिस द्वारा जो कि शेर खान एसेट मिराए ET नाउ स्वदेश से बात करते नजर आ रहे हैं, जो कि सोमिल मेहता ने कहा है कि IRFC के शेयरों में अभी भी गिरावट का रुख है और बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि IRFC में गिरावट का रुख अभी जारी रह सकता है। IRFC में अगला महत्वपूर्ण स्पोर्ट 117 रुपए पर है और इनके द्वारा ये भी कहना है यदि 117 रुपए पर सस्टेन नहीं रहता, विफल रहता है तो दैट मीन 112 तक के लेवल भी भविष्य में निकट भविष्य में बिकवाली के दबाव से जारी रह सकते हैं। तो 112 तक भी स्टॉक जो है गिरता नजर आ। अब ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट या स्टॉक ही डिसाइड करेगा, पर इनका जो नजरिया है वो फिलहाल गिरावट के रुख का ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की बात कर लें तो यह उल्लेख किए जाने के बाद की पूर्वोत्तर यहाँ पर लास्ट वीक हमें देखने के लिए मिला 777 यानी कि 77,000 करोड़ की परियोजनाएं का कार्यान्वित की जा रही है और रेल घटकों के बीच ऑर्डर देने की गतिविधि भी बढ़ गई। बात करें लास्ट वीक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिजोरम और बैराबी सरांग रेलवे लाइन और मणिपुर में भी 8500 करोड़ के अधिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। तो बैक टू बैक रेलवे पर फिर से फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एक अच्छा निवेश दिया जा रहा है और जैसे जैसे कंपनियों पर निवेश बढ़ेगा लंबे समय के लिए अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता। IRFC शेयर पर दिवाली से पहले विश्लेषकों की पसंद लक्ष्य की जांच। ET नाउ पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर IRFC के लिए ET नाउ स्वदेश के एनालिसिस और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल पलार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि IRFC शेयर खरीदने की सिफारिश की है। IRFC उन्होंने कहा है कि लगातार 2 ऑर्डर मिलने के बाद रेलवे के शेयरों में तेजी देखी जा रही है और सभी रेलवे शेयर मौजूदा बाजार की तेजी में शामिल है, लेकिन IRFC में अभी कोई खास बदलाव नहीं आया। विशेषज्ञों का कहा है कि IRFC पर उनका नजरिया पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इसमें तेजी आने की उम्मीद भी है। बाजार विशेषज्ञ का कहना है कि रेलवे के शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। कई कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिले हैं और IRFC के शेयरों ने अभी तक इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आगामी कारोबार सत्रों में IRFC के शेयरों में अच्छी तेजी आएगी। IRFC के लिए मेरी सलाह है कि मौजूदा स्तर पर इसे खरीदें। कुणाल परार ने कहा है कि IRFC के शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला टारगेट की बात करें तो 136 रुपए की बात यहाँ पर कही जा रही है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि IRFC के शेयर 136 रुपए से ऊपर पहुंचने पर जो दूसरा टारगेट उनके द्वारा बताया जा रहा है वो 144 का बताया जा रहा है। इसी के साथ स्टॉप लॉस जो है 123 के करीब बताया जा रहा है। यह विश्लेषकों ने IRFC की यह सलाह दिवाली से ठीक पहले आई है, जो कि 18 सितंबर की बात करें तो करीब IRFC के शेयर 130 रुपए पर निशान में कारोबार कर रहे थे। IRFC पर अगर पिछले एक साल की बात कर ली जाए तो नो डाउट IRFC के शेयर धारकों को निवेशकों को निराश किया है। 19% की गिरावट देखने को मिली। 2025 में अब तक के रेलवे के शेयरों में 13% की गिरावट आ चुकी। तेजी लौटेगी या डूबेगा, निवेशकों का पैसा क्या 5 से 10 साल के लिए स्टॉक खरीदना चाहिए। IRFC पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर दलाल सटीर के सबसे चर्चित PSU रेलवे शेयरों में से एक है। जनवरी 2021 की बात की जाए तो IPO लिस्टिंग के बाद IRFC के शेयरों ने ऐसा शानदार रिटर्न दिया कि निवेशक इसके फैन हो गए। लेकिन रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली कंपनी IRFC ने IPO के माध्यम से 26 रुपए में शेयर जारी किए थे। तभी शेयर ने उच्चतम स्तर से 800% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया। 15 जुलाई 2024 229.5 रुपए का ऑल टाइम हाई लेवल हासिल किया, लेकिन उसके बाद मामला पटरी से
उतरता हुआ नजर आया। सो IRFC एक नवरत्न PSU है जो रेलवे के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करती है। कंपनी में भारत सरकार की बहुमत की हिस्सेदारी है, जबकि रेल मंत्रालय के पास प्रशासनिक नियंत्रण भी। BSE आंकड़ों के अनुसार IRFC के शेयरों का भाव एक साल में करीब 30% टूटा है। 2025 में स्टॉक लगातार गिरावट पर ट्रेड करते हुए लगभग 30% टूटा और पिछले 2 से 3 वर्षों में IRFC के शेयरों निवेशकों को 161 और 500% के मल्टी बैगर रिटर्न भी दी। IRFC ने जून 2025 तिमाही में, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ प्रॉफिट जो है बढ़िया दर्ज होता नजर आया। अगर एक साल पहले की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर इसी तिमाही में जो है 2% अधिक होता नजर आया और पहली तिमाही के शुद्ध लाभ में दोहरे अंकों की वृद्धि के बावजूद IRFC के शेयर पटरी से उतरते नजर आए। नतीजों के बाद शेयर में 3% की गिरावट आई, जिससे गिरावट का एक व्यापक रुझान बना हुआ है और 30% यानी कि पिछले एक साल में और 52 वीक उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट आ चुकी है और तकनीकी चार्ट भी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। शेयर अपने 50 और 200 दिन के सरल मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। आंकड़ों से साफ पता लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे स्टॉक में अब उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा। हाल ही के दिनों में ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। निवेशकों को मोटा पैसा बनाकर देने वाले शेयर में आगे कितनी गुंजाइश है कि अभी भी इस शेयर में पैसे बनाने के मौके हैं या फिर 5-10 साल का नजरिया रखना समझदारी हो। IRFC के स्टॉक को लेकर अपनी राय देते हुए नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट सचिन का मानना है कि अगर निवेशक लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशन होल्ड ही रखनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को डिकॉर्ड करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में लोअर साइड में एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हाल ही में स्टॉक ने 124.22 के लेवल को ब्रेक करते हुए करीब 143 तक गया और बीच बीच में इसमें रुकावट भी आई, लेकिन जिस तरीके से लोअर साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, स्टॉक ने 135 की बांधा तोड़ी, ये नोट करने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद वापसी करते स्टॉक अपनी मोमेंटम और स्ट्रेंथ बरकरार रखेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 से 55 टारगेट हो सकते हैं। अप साइड में अगर IRFC का शेयर 155 के ऊपर टिकता है तो मुमकिन है 165 से 70 की रेंज में भी ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबे अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं तो पोजीशंस में बने रहें, ऐसा यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। दिग्गज मार्केट गुरु गुरंग शाह ने भी रेलवे स्टॉक पर अपना नजरिया पॉजिटिव बताते हुए कुछ सालों पहले जब IPO आया था, निवेशकों को लंबी अवधि में निवेश की राय दी गई थी। रेल से जुड़ी कंपनी, फिर वो चाहे सरकारी कंपनी हो, निजी क्षेत्र की हो, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है भारतीय रेल का आने वाले कई सालों में इन सब कंपनियों को नाफे में अच्छा खासा मुनाफा देखने की गुंजाइश बन रही है। देखिए, ये तो था इनका व्यू जो कि एनालिसिस है। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट ही डिसाइड करे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिल्ली वार अगर रेलवे के रिलेटेड कुछ अपडेट की बात करें तो देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ा अपडेट आता नजर आ रहा है। 60 गांवों से होकर गुजरेगी ट्रेन। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को संसद में बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है। 406 किलोमीटर में नींव का काम पूरा हो चुका है और 127 किलोमीटर लंबे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लोकसभा में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे अहम काम जो पूरे हो चुके हैं उनमें से 395 किलोमीटर में खंबे और 300 किलोमीटर से ज्यादा के गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग शामिल है और इंजनों को बिजली देने के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और 78,839 करोड़ रुपए 30 जून तक इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च किए जा चुके हैं और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से भी यहाँ पर रोजगार भी मिलता नजर आया है और काफी जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1399.5 हेक्टेयर की पूरी भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। तो IRFC, NHPC, NBCC काफी सारे स्टॉक्स पर यहाँ पर बताया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने खरीदारी के लिए कुछ शेयरों की यहाँ पर सिफारिश की है और कह रहे हैं माला माल कर देंगे ये शेयर। तो अगर आप शेयर बाजार में नई खरीदारी के लिए कुछ स्टॉक्स की तलाश में हैं तो आप ET नाउ स्वदेश के एनालिसिस और मार्केट एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए कुछ शेयरों पर नजर डाल सकते। ET नाउ स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा और गुरंग शाह ने निवेशकों के लिए कुछ शेयरों की सिफारिश की है और इन शेयरों और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट का नजरिया क्या है, कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से यहाँ पर तगड़ी कमाई का मौका मिल सके। तो हमें बात करनी IRFC के बारे में। IRFC पर इनका क्या व्यू है वो समझेंगे। शाह ने ये कहा है कि IRFC एक मजबूत रेलवे कंपनी है, वो तो बनी बात है, लेकिन इसमें सभी रेलवे कंपनियां चाहे वह कुछ सरकारी हो या प्राइवेट है लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एक पॉइंट साथ में इन्होंने ये भी दिया है, सरकार भारतीय रेलवे में बदलाव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ में वर्षों तक जारी रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर बना रहे, सेवाएं जो हैं, बदलाव जो हैं देखने के लिए मिलते रहेंगे तो नो डाउट आने वाले समय में बिल्कुल कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी रेलवे कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये ऑर्डर पूरे होंगे जब तब इनकम और प्रॉफिट में वृद्धि होगी। दैट मीन कंपनी के रिजल्ट्स पर भी
प्रॉपर नजर रखनी होगी। कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कंपनियों के ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या फिर कंपनियां वृद्धि नहीं कर पा। तो इस तरह से इनका व्यू है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि IRFC इन फ्यूचर आपको कहां देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा होगा या नहीं। खैर ये तो मार्केट के सेंटीमेंट ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक व्यू की बात करें जो उन्हें लगता है तो वो यहाँ पर एक अच्छा है इन फ्यूचर, और विद रीजन भी उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन अब ये माला माल करेंगे या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और समझने वाला है, 3 साल में 500% रिटर्न देने वाली सरकारी कंपनी ने शुरू की नई सुविधा, एक्सचेंज को दी जानकारी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड BRBCL के लिए 1125 करोड़ रुपए तक की रीफाइनेंसिंग सुविधा की शुरुआत की। BRBCL, NTPC लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय का एक ज्वाइंट वेंचर है। इस लोन एग्रीमेंट पर BRBCL के नबी नगर कार्यालय में IRFC के जो CGM यानी कि सुनील गोयल और BRBCL के CEO दीपक रंजन देहरी ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर की। तो एक बड़ा कोलैब होता, ज्वाइंट वेंचर होता नजर आ रहा है। IRFC की ओर से दी गई है रीच फाइनेंसिंग मदद BRBCL की वित्तीय लागत को कम करने में मदद करेगी। उससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भारतीय रेलवे को भी उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इससे दोनों पक्षों के लिए ही प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति बनेगी, लाभकारी स्थिति बनेगी और BRBCL की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। रेलवे मंत्रालय को एक इक्विटी होल्डर और आखिरी गाह के रूप में भी सीधा लाभ मिलेगा। IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि IRFC रेलवे इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इनोवेटिव और कंपेटिटिव कारोबार सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए कमिटेड है। BRBCL के रीफाइनेंस से यह स्पष्ट होता है कि IRFC भारतीय रेलवे को विश्वसनीय कारोबार सपोर्ट प्रदान करना जारी। देखा जाए तो ये काफी अच्छी अपडेट है। और IRFC के अध्यक्ष और प्रबंधक या कि IRFC के CEO यानी कि दुबे जी की बात करें तो वो यहाँ पर काफी फोकस कर रहे हैं आगे की रणनीतियों। अगर इन फ्यूचर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो नो डाउट हमें एक अच्छा सिनेरियो रेलवे शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IRFC अब रेलवे इकोसिस्टम के अलग अलग स्थानों को सपोर्ट दे रहा है। लॉन्ग टर्म ऑर्डिनेशन, इनपुट इफेक्टिविटी और क्षेत्रीय कारोबार स्थिरता को भी सुनिश्चित हो सके। और इंडिया रेलवे फाइनेंस लिमिटेड हमें यहाँ पर साल 2025 में अब तक यह 16% नीचे आ चुके हैं। और इस तरह की राय जताते हुए वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के निदेशक अनुज गुप्ता ने भी कहा है कि IRFC का समग्र रुझान कमजोर दिख रहा है, शेयर में गिरावट देखी जा रही है। गुप्ता ने कहा कि अगर शेयर 130 के स्तर से ऊपर टिक पाता है तो 138 तक के नए लक्ष्य देखे जा सकते हैं और नई खरीदारी की जा सकती है और उससे अगला टारगेट 145 देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। IRFC के तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ ध्रुमिल बटलानी द्वारा सुझाए गए 130 रुपए के पिछले स्टॉप लॉस को तोड़ दिया है, जिन्होंने निवेशकों को नए लॉन्ग पोजीशन से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा देखिए इनको ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये इनका व्यू है। मार्केट में क्या होगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। IRFC ने सूरत में भारत के पहले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर। सरकारी स्वाति वाली भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC ने 19 अगस्त को कहा कि उन्होंने सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड यानी कि SITCO के साथ 199.70 करोड़ के नई सावधि ऋण के लिए समझौतों को मंजूरी दी और उन्हें क्रियान्वित किया, यानी कि करीब करीब 200 करोड़ का ऋण हुआ। और यह ऋण भारत में अपनी तरह के पहले सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के विकास में सहयोग करेगा। इस धनराशि से सूरत MTH में विकास में मदद मिलेगी। गुजरात के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक में परिवहन के कई साधनों को एकीकृत करने और यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। ऋण समझौते पर SITCO के नई दिल्ली कार्यालय, SITO के निदेशक मोहित कुमार और SITCO की कंपनी सचिव निर्मता मखारिया और IRFC के वित्त महाप्रबंधक आशीष सैनी ने हस्ताक्षर। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें IRFC में आती नजर आई है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। 200 करोड़ का ऋण यहाँ पर मंजूर किया गया है और तो और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने शेयर किए जो यहाँ पर बताए गए। तो IRFC शेयर मूल्य यानी कि नवरत्न रेलवे स्टॉक का व्यापार कैसे करें, तो यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स दी जा रही हैं। समझेंगे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा दीर्घावधि जारी करता रेटिंग में संशोधन के बाद नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRFC चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने IRFC ने आउटलुक को भी BB स्थिर से यानी कि पॉजिटिव कर दिया है। IRFC शेयरों में कुछ हलचल भी देखने के मिली, जहां पर 2% की तेजी आई, इंट्राडे हाई पर पहुंचता नजर आया। लगभग समझा जाए तो 2 बजे के आसपास IRFC शेयर में 0.39% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए और उसी समय रेलवे कंपनी के 87.5 लाख शेयरों का लेन देन भी हुआ। वर्तमान
जो सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस हैं, उससे फिलहाल स्टॉक नीचे ही कारोबार करता नजर आ रहा है। ET नाउ स्वदेश से बात करते हैं एंजल वन के इक्विटी तकनीकी विशेषज्ञ राजेश भोसले ने कहा है कि IRFC के शेयरों में जून में सुस्ती का रुख, सबसे जून से ही सुस्ती का रुख है, सबसे ज्यादा तेजी शेयर बाजार में दिख रही है। रेलवे स्टॉक उन्होंने कहा अभी के लिए मई महीने में हमने IRFC के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन शेयर फिर से मई के निचले स्तर को छू रहा है। IRFC के शेयरों के लिए इनकी जो सलाह है वो 115 रुपए पर स्टॉप लॉस की बात कही है इनके द्वारा, और किसी भी रिकवरी या उछाल की स्थिति में 145-150 के दायरे में जा सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा। IRFC भारतीय रेलवे के समर्पित वित्तीय शाखा जो 12 दिसंबर 1986 की हुई, रेलवे कंपनी 2021 में प्राथमिक बाजार में 26 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी करके सार्वजनिक रूप से अपनी शुरुआत की, और नो डाउट काफी अच्छा रिटर्न यहां पर बनता नजर। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भी बात करें तो IRFC के शेयरों में 2025 में अब तक 16% और एक साल में 30% की गिरावट रही, और 2 और 3 सालों में रेलवे के शेयरों में करीब 165 से 485% की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली। स्टॉक की चालू कीमतों पर भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड IRFC का अगर बाजार पूंजीकरण की बात करें तो 1.6 लाख करोड़ रुपए है। हाल ही के दिनों में रेलवे कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में 2 बड़े अपडेट भी दी, जिसमें हमने देखने के लिए मिला, जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स पर हमने बात की कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है 14 अगस्त लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक में भी संशोधन करते हुए स्थिर से पॉजिटिव कर दिया गया है, और नवरत्न रेलवे कंपनी यानी कि अंगुला सुगींदा रेलवे लिमिटेड ASRL के साथ रीफाइनेंस की बड़ी डील की घोषणा हुई। 2539 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग करेंगी रेलवे लिमिटेड को। रेलवे मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 2009 में SPV के रूप में शुरू किया गया। अंगुल सुगींदा रेलवे ओडिशा में एक महत्वपूर्ण 113.4 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन का संचालन करती है, जो खनिज वाले क्षेत्रों को प्रमुख कोयला, इस्पात और बिजली और बंदरगाह केंद्रों से जोड़ती है। ET नाउ स्वदेश एनालिसिस मार्केट एक्सपर्ट राजेश भोसले ने इसको राय देते हुए जून से ही स्टॉक जो सुस्ती के मोड में है और कोई मेजर ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिला। 12 मई को स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था स्टॉक में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। अभी स्टॉक उन्हीं लेवल्स को वापस इनके द्वारा जो लेवल्स दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए, जो कि फिलहाल जो आपको पता ही है फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई सजेशन या रेकमेंडेशन नहीं है इसमें। जल्द ही मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण करेगी। भारतीय रेलवे के लिए समर्पित गैर NBFC कंपनी भारतीय रेलवे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC भारतीय रेलवे वित्त निगम या IRFC और मेट्रो प्रणाली के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने को वित्त पोषित पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के मुख्य वित्त पोषण से विविधता लाना है। IRFC के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार दुबे ने ET इंफ्रा रेल शो में मुख्य भाषण में कहा है कि हम मेट्रो रेलवे परियोजना में से एक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कगार पर हैं, जहां हम पहली बार उनके रोलिंग स्टॉक को उसी तरह से वित्त पोषित करने जा रहे हैं जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए कर रहे हैं। IRFC ने पारंपरिक रूप से भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद को वित्त पोषित किया है। तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर अपडेट दुबे जी द्वारा दी गई। और तो और दुबे ने बताया है कि देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट देखने के मिले, जो मैंने 7000 करोड़ के करीब आपको पहले भी बताए भी हैं 2-4 दिन पहले वीडियोस में, जिसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रैपिड रेल सिस्टम भी शामिल है, और सालाना 4 लाख से 5 लाख करोड़ की वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें IRFC वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, मिल सकता है। और यहां पर देखिए बड़े से बड़ा एक से एक समझौते करने के कगार पर है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं IRFC के पास, समझे तो क्या है। अगर एज पर चार्टर की बात करें तो कंपनी जो रेलवे से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे रेलवे का कोई आगा है चाहे पीछा है ना, तो जो रेलवे से संबंध है आगे पीछे, तो वहां पर भी कंपनी अपना हाथ जो है, अपना फंड जो है दे सकती है। और फिर लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स के अदर MOR के अलावा भी यहाँ पर MOR के अलावा भी कंपनी लीज कर सकती है रोलिंग स्टॉक के लिए। और फिर फंडिंग का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रू JV स्टेट के जरिए डेवलप होता नजर आ सकता है। और फिर आने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड सेमी फ्रेट लाइन्स जो है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट IRFC के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर IRFC के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर ली जाए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं IRFC के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती नज़र आ सकती हैं। और IRFC आपको पता है ऑलरेडी हस्ताक्षर हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, कोलैबोरेशन हुए हैं राइट्स के साथ, IFCCL के साथ, REMSCL, MMRDA के साथ। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज IRFC के पहले फिलहाल बनी हुई हैं।
और कुछ यहाँ पर बनी हस्ताक्षर भी हो रखे हैं। फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए